हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में अंतर। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि संख्या के आधार पर जो कोशिका थी वो दो भागों में डिवाइड किया गया था, दो प्रकार से उसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के रूप में। एक कोशिकीय थे, दूसरे बहुकोशिकीय थे। ये जीव संख्या के आधार पर कोशिकाओं की संख्या थी और जीव का प्रकार था। ठीक है, आज हम लोग का मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि कोशिका का प्रकार उनके विकास के आधार पर। एक्चुअल में जो कोशिका होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो जीव थे उनमें अंतर जो है उसको जान लेते हैं किस प्रकार से था। चलिए, आपने पढ़ा था पिछले क्लास में कि ये कोशिकीय जीव में आपके अमीबा थे, पैरामीशियम थे, जीवाणु थे। ठीक है, ये सारे ये कोशिकीय थे। बहुकोशिकीय में पढ़ा था कि कोशिका जंतु थे, पादप थे, कवक थे। ठीक है, ये सारे आपने बहुकोशिकीय में पढ़ा था। बच्चों, आपको पिछले क्लास में ये भी हमने बताया था कि कोशिका में एक मुख्य कॉमन चीज होती है, कॉमन होता है सारे कोशिका में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सब में सेम था। जिसको हमने बताया था कि एक था सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका मेम्ब्रेन, जो कि बाहर का जो आउटर कवरिंग था, वह आवरण था, वह कंपल्सरी था, चाहे वो कोशिका कोई भी हो पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो ये बाह्य आवरण, आप ऐसे जान सकते हैं बाह्य आवरण, जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, कोशिका कला भी बोलते हैं, प्लाज्मा कला भी बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा जो था उसमें पाए जाने वाले जीव द्रव्य, चाहे कोई भी कोशिका हो उसमें जीव द्रव्य की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है मुख्य रूप से जो ट्रांसफर होता है वह मतलब कि जो आनुवंशिक पदार्थ है उसका होना कंपल्सरी है। ये आपका फैक्ट है। ये तीन चीजें कंपल्सरी है, बाकी कोई चीजें हो ना हो कोशिका में, लेकिन ये तीन चीजें जरूर पाई जाएंगी। एक है बाह्य आवरण, दूसरा जीव द्रव्य और तीसरा आनुवंशिक पदार्थ। ठीक, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि इससे पहले वाले क्लास में कि कोशिकाओं में आवरण पाया जाते हैं, जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिकांग की उपस्थिति किस प्रकार से है इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए, लेट अस स्टार्ट नाउ। यू फोकस हियर, आप लोग यहाँ फोकस कीजिए, हम बताते हैं आपको। प्रोकैरियोटिक प्रो का मतलब होता है बिफोर। प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर। इसको इंग्लिश में हम लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यहाँ यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बिफोर। बिफोर का मतलब आप समझते ही हैं, पहले। बिफोर का मतलब पहले। कैरियोटिक शब्द जो है कैरियोन से बना है, कैरियोन से कैरियोटिक बना हुआ है, कैरियोन से कैरियोटिक बना हुआ है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब आप समझते ही हैं, केंद्रक। मतलब केंद्रक के निर्माण से पहले का जो सेल्स है, कोशिका है, वह प्रोकैरियोटिक सेल कहलाया। मतलब जिस कोशिका में केंद्रक की अनुपस्थिति है वह कौन है? प्रोकैरियोटिक है।
केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ही प्रोकैरियोटिक का नाम पड़ा है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब आप समझ ही रहे हैं, सत्य। सेम वही कैरियोटिक शब्द जो है कैरियन से बना है। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि केंद्रक से पहले का जो कोशिका था वो प्रोकैरियोटिक हुआ, और केंद्रक जिनमें ट्रू केंद्रक पाया जाने लगा, सत्य केंद्रक पाई जाने लगी, मतलब यूं कहें कि केंद्रक की उपस्थिति जिसमें अनिवार्य हो गई, वह आपका यूकैरियोटिक सेल कहलाया। ठीक है, चलिए अब यह देख लेते हैं हम एक कोशिका का निर्माण करके कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर है। तो जो जीवाणु, आपने बैक्टीरिया नाम सुनते हैं कि बैक्टीरिया है, जीवाणु की एक कोशिका का हम निर्माण करें इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि जीवाणु की कोशिका है और ये कोई जंतु की कोशिका है। ऐसे हम बना लेते हैं कि ये जंतु की कोशिका है। दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दिख नहीं रहा है, फिर आगे में सुधार हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक प्रिमिटिव सेल्स है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और ये यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये साइड में जो है सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, मतलब बाहर एक बाहरी आवरण पाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक बाहरी आवरण पाई जाएगी, सेम हुआ। साथ ही साथ इस कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाएगा और इसमें भी जीव द्रव्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अंतर क्या है कि कोशिका के अंदर केंद्रक की अनुपस्थिति होगी, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जबकि यहाँ केंद्रक की उपस्थिति अनिवार्य है। केंद्रक का होना अनिवार्य होता है, अभी हमने बताया आपको कि आनुवंशिक पदार्थ का होना कंपलसरी है, चाहे किसी भी प्रकार की कोशिका हो, उसमें आनुवंशिक पदार्थ का होना उपस्थिति है, अनिवार्य है। जबकि आपको पता होगा कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन हमारा जो प्रिमिटिव सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसमें तो केंद्रक पाया नहीं जा रहा है। तो आखिर ये जो आनुवंशिक पदार्थ है कहाँ उपस्थित होगा? तो वह जो आनुवंशिक पदार्थ है वह इसके अंदर केंद्रक की जैसी संरचना पाई जाती है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। न्यूक्लियस की जैसी संरचना पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, और इसके अंदर जो है आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक, जिसमें इसकी उपस्थिति जो है अनिवार्य होती है। ठीक, उसके बाद जो आता है बच्चों वह है आपका, इसमें केंद्रक पाया गया, न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको बोलते हैं। ठीक, अब आता है रेस्पिरेटरी। बाकी के जो कोशिकांग होते हैं अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होता है, जैसे कि ईआर रेटिकुलम, यहाँ पे इस तरीके का संरचना बनता है। ठीक है, इसको बताएंगे आप लोगों को, कोशिका की संरचना बताएंगे। यहाँ आपको रफली डायग्राम एक बार समझा रहे हैं, बाकी आपको अच्छे से बताएंगे। ईआर रेटिकुलम, अंतः प्रदेव्ययी जालिका, यह भी एक कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक अंगक है। यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो होता है इनमें 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है, जबकि इसमें 80S राइबोसोम्स पाई जाती है।
मतलब ये संख्या में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और ये आकार में बड़े होते हैं। इस तरीके के राइबोसोम्स की उपस्थिति पाई जाती है। साथ ही साथ जो केंद्रक जैसी संरचना यहाँ केंद्रकाभ पाया गया, जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, इसके बाहर जो है झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है या मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति होती है। जबकि इसमें जो है मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके बाहर जो है एक केंद्रक कला की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक, साथ ही साथ गाल्जी बॉडीज पाए जाते हैं इसमें। इस तरीके की संरचना आप कोशिका में देखेंगे। ठीक है, जबकि ये जो संरचना है गाल्जी बॉडीज का, गाल्जी काय बोला जाता है हिंदी में, इसमें अनुपस्थिति होती है, इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है कि आखिर और क्या पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियोइड के अंदर केंद्रकाभ के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक, और इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन युक्त आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। डीएनए, आरएनए प्रोटीन युक्त पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि इसमें ऐसी कोई संरचनाएं नहीं होती है। आपने सुना होगा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का होना, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन आप पढ़ेंगे आगे आगे जब आएगा आपकी क्लास में, तो उसको समझा भी देंगे कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की बात होती है बच्चों, वह इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि इसमें अनिवार्य है। इस यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन होना अनिवार्य है। ये इनमें वृद्धि के लिए, विभाजन के लिए समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होती है। जननिक सेल में अर्धसूत्री विभाजन का होना अनिवार्य है, जबकि इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जब विभाजन होना होता है तो डायरेक्ट ही अपनी कोशिका को दो बराबर भागों में डिवाइड, धीरे धीरे ये अलग होते होते दो बराबर भागों में बट जाते हैं। ठीक, इसमें एक प्रकार का एक ऐसे राउंडिंग शेप में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, आपको बताएंगे, जबकि इसमें ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी पढ़ा जाता है। आप नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, अगर जानना चाहेंगे तो कभी क्लास लिए तो बता भी देंगे कि किस तरीके से ये होता है। इस प्रकार से जो है सिलिया नाम सुना होगा, फ्लैजिला नाम सुना होगा, ऐसी संरचना इसमें तो पाई जाती है। इस प्रकार के कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, और जो कि अस्पष्ट होता है, पता चलता है कि हाँ इसमें सिलिया की उपस्थिति है और इसके कारण ये गति कर रहे हैं, जबकि इनमें ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। अगर पाई भी जाती है तो अस्पष्ट रूप से, जो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आपका बेसिक जानकारी है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और एक बार भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कई बार देखने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें बताए हैं इससे अलावा कुछ नहीं है। ठीक, और खासकर ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई एग्जामिनर आए पूछ लेते हैं, तो इन सबको आप ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर लिखकर। तो आप ऐसे लिखेंगे, दो कॉलम में, इधर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक लिखा ही है और यहाँ यूकैरियोटिक। ठीक, अब पहला लिखेंगे कि ये
कोशिकाएं प्रिमिटिव कोशिकाएं होती हैं, आधे कोशिकाएं होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे ऐसे, ध्यान दीजिए, ये कोशिकाएं दिखाई दे रहा होगा, कोशिकाएं आधे आधे या इसको प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जबकि आप दूसरे में लिखेंगे कि विकसित कोशिकाएं होती हैं, ये विकसित कोशिका होती है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इनमें आप यहाँ लिखेंगे इनमें कोशिका द्रव्य पूर्ण रूप से फैला होता है। पूर्ण रूप से फैला होता है का मतलब है कि पूरे कोशिका में फैला होता है। पूर्ण रूप कोशिका द्रव्य पूर्ण रूप से फैला होता है, मतलब कि ये जो है, इसमें जो कोशिका द्रव्य पाई जा रही है वो पूरे कोशिका में फैली होती है। जबकि इनमें, दूसरा पॉइंट इनमें लिखिएगा, जबकि इनमें कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा होता है, बटा होता है। पहला है केंद्रक द्रव्य, इस तरीके से आप लिख लेंगे। इनमें पूर्ण रूप से फैला होता है, जिनमें इनमें दो भागों में बटा होता है। एक केंद्रक के अंदर, जिसको केंद्रक द्रव्य बोला जाता है, और दूसरा केंद्रक के बाहर कोशिका कला के अंदर। कोशिका कला के अंदर। जैसे बच्चों, यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था। मान लीजिए एक सेल है, ये बीच में केंद्रक है और यहाँ ऐसी संरचना। तो जो इसमें केंद्रक द्रव्य पाई जाएगी, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, ठीक है, वह जो होगा वह है यहाँ, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म होगा, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, जीव द्रव्य कहलाते हैं। ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य और दूसरा केंद्रक के बाहर, और ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर पाए जाने वाला द्रव्य। जबकि इसमें जो है ये कहीं डिवाइड नहीं होता है, ये पूरे कोशिका में फैला होता है जो द्रव्य पाई जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए बच्चे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। चलिए आगे देखते हैं, ये आपके ऊपर है। तीसरा जो है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। केंद्रक के जगह के जैसी
संरचना पाई जाती है। आपके आपके अपने लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं बच्चों, पाई जाती है, जिसको केंद्रकाभ बोला जाता है। बोला या कहा जाता है। ठीक, इसमें आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट, किनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है या पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाई जाती है। लिखेंगे आप, इनमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्लास को लाइक कर दें। समझ में आ रहा हो सब्सक्राइब भी कर दें, जो लोग बच्चे अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं। कोई नहीं, आपके ऊपर है क्या करते हैं, मेरा फर्ज है आपको बताना। आप लोग पढ़िए। चलिए अगला जो है आप चौथा पॉइंट में लिख लेंगे, इनमें राइबोसोम्स 70S प्रकार के पाए जाते हैं। 70S प्रकार के होते हैं। और इसमें आप लिखेंगे कि इनमें 80S, इनमें राइबोसोम्स 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें जो राइबोसोम्स है 80S प्रकार के हैं। अगला पॉइंट आप लोग इसमें लिखेंगे, पांचवा पॉइंट में आप लिखेंगे, क्योंकि माइटोकांड्रिया का नाम आप सुने हैं कि जो भी सेल्स हैं सजीव हैं, तो उनमें माइटोकांड्रिया की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि फूड के डाइजेशन में, रेस्पिरेशन की क्रिया होने में जो माइटोकांड्रिया होता है वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए फूड का स्टोरेज भी बोला जाए, फूड फैक्ट्री भी बोली जाती है, एक तरीके से ऊर्जा घर भी बोला जाता है, ऊर्जा का जो ऊर्जा गृह बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टोर होता है वो माइटोकांड्रिया में होता है फूड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका होना अनिवार्य है। लेकिन आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती है और इसमें पाई जाती है। माइटोकांड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है और यूकैरियोटिक में पाई जाती है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए अनिवार्य है। इसलिए माइटोकांड्रिया की जगह मीजोसोम्स पाया जाता है। कुछ लोग इसको मीजोजोम्स भी बोलते हैं। मीजोजोम्स की उपस्थिति होती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। तो आप इसमें लिखेंगे, इनमें माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती है, इनमें माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होता है। इसके जगह पर मीजोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, जबकि इनमें माइटोकांड्रिया पाई जाती है। आप लिखेंगे इनमें उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें माइटोकांड्रिया उपस्थित होता है। ऐसे ही आगे आप लिख लेंगे छठे पॉइंट में
ऐसे आप लिख देंगे जैसे कि अगर पूछा जाता है कि केंद्रक पाई जाती, नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है। ऐसे पूछ लिया जाए कि हरित लवक पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, इसमें संरचना ऐसी कुछ नहीं होती, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से होती है। हाँ, संख्या जो है, इसमें जो संरचना पाई जाती है उस कोशिकांग के जैसे पाई जाती है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि केंद्रक नहीं पाई जाती, लेकिन केंद्रक के जैसे संरचना पाई जाती है। माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती है, लेकिन माइटोकांड्रिया की जैसी संरचना पाई जाती है। ऐसे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जैसे कि जो लवक होते हैं वो नहीं पाई जाती है, उसके जैसी संरचना पाई जाती है, इसको प्लास्टिड बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से संरचना कहा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसी से यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे कि इनमें कोशिकांग की अनुपस्थिति होती है। और इनमें किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, इनमें कोशिकांग इनमें कोशिका पूर्ण रूप से, यहाँ रूप भी डालिए, ऐसे लिख सकते हैं आप, इनमें विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। आप वहाँ टाइप करके पूछ लीजिएगा कि ये चीजें हमको समझ में नहीं आई है, हम उसको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको क्लास अच्छी लगी है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू वॉच करने के लिए। आपने अब तक मेरे चैनल को देखा, अब तक आपने वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए थैंक यू। ठीक है।